हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एसएससी जेई के लिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत। आप लोगों ने सारी सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दे रखा है, इसी सब्जेक्ट्स को क्यों भूल जाते हो। ये सब्जेक्ट इस साल एसएससी जेई के एग्जाम में, एसएससी जेई के एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स का। यू नॉट बिलीव मी। आप लोग सोइल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, और सोइल से कितना बैठता है, 2 से 3 मार्क्स। आप कंपेयर कीजिए सोइल और एस्टिमेटिंग में। आप इसको इंपॉर्टेंस देते हो, ऐसा नहीं इसको इंपॉर्टेंस ना देनी, इसको इंपॉर्टेंस देनी है, बट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इसको भूलना नहीं है। ये वो सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जो आपके थ्योरेटिकल तो काम आता ही है, प्रैक्टिकल भी काम आता है। आप फील्ड मीन्स सिविल इंजीनियरिंग में, फील्ड का मीन्स कंस्ट्रक्शन। आप बिल्डिंग में जाओ, रोड कंस्ट्रक्शन में, कैनाल कंस्ट्रक्शन में, जहां भी आप जाओगे आपको एस्टिमेटिंग करनी ही पड़ेगी। आप कहीं भी जाओगे इंटरव्यू देने भी, आपसे ये नहीं पूछेंगे सामने वाले कि आपको सोम कैसी आती है, आपको सोइल कैसी आती है, या ये नहीं पूछेगा कि आपको सोइल के टेस्ट तो सारे करने आते हैं। हाँ, एटलीस्ट ये जरूर है कि आपको उस फील्ड का वैल्यूएशन या एस्टिमेटिंग पता होना जरूरी है। जैसे सपोज करो आप लोग किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में कहीं जा रहे हो और आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर बनना है, तो आपको बिल्डिंग की एस्टिमेटिंग आनी चाहिए, बिल्डिंग की एस्टिमेटिंग आनी चाहिए। और ये सब्जेक्ट आपके एसएससी जेई में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। मैं आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो आज मैं आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा। आप लोगों को मेरी हर क्लास में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को डेप्थ से पढ़ना होगा। मैं आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग डेप्थ से बताऊंगा। आप लोग करते क्या और साल एसएससी जेई में, पिछले 2-3 साल पहले तो गुप्ता एंड गुप्ता, आर अगोर, ऐसी ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक पढ़ लेते थे जिनमें से रटे रटाए क्वेश्चन बैठ जाते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, अब होता है सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव होती है उसमें से उठ के कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग रटे रटाए क्वेश्चन बैठ जाते हो, जहां से 2 या 3 क्वेश्चन किस्मत से बैठ गए तो बैठ गए, बाकी तो 6 से 8 क्वेश्चन पूरे कवर करने के लिए कहां पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट। और मैं ये नहीं कहता एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग पे ही डेप्थ में जाओ, सारी सब्जेक्ट में जाना है, सारी की सारी। जी हाँ दोस्तों, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की डेप्थ में तो आपको जाना ही है, अदरवाइज सारी की सारी सब्जेक्ट में जाना है, तभी जाके आप एसएससी जेई का पेपर फाइट कर पाओगे। और आप लोग एक चीज क्यों नहीं सोचते, जेई में जूनियर इंजीनियर आप एसएससी का ही थोड़ी करोगे कवर, स्टेट को क्यों भूल जाते हो। आप किसी भी स्टेट से हो, राजस्थान, हरियाणा, कहीं से भी हो, हर स्टेट अपने अपने एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना ही है। तो प्रिपेयर रहना है तो आपको इस सब्जेक्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा और आपको ये तैयार करना ही होगा। अगर आज नहीं करोगे तो कल करोगे, कल नहीं करोगे तो परसों करोगे। तो क्यों लेट हुए, क्यों लेट हुए, क्यों ना हम आज से शुरुआत करें। वो कहावत नहीं सुनी, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, सुनिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्यों ना हम आज से इसकी तैयारी करें। तो दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा था, इसका इंट्रो। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जनरली बिल्डिंग एस्टिमेटिंग, रोड एस्टिमेट, कैनाल एस्टिमेट, सेप्टिक टैंक,
और टाइप ऑफ रेट एनालिसिस। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है, यहां पे जो टॉपिक्स मैंने लिखवाए हैं, इन्हीं को आपको डेप्थ से पढ़ना है। सपोज आपको वैल्यूएशन, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको डेप्थ से पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको इन सब टॉपिक्स के लिए पर्टिकुलर अलग अलग क्लास लूंगा। आपको मेरी हर क्लास में ध्यान से पढ़ना होगा, जब जाके आप इस सब्जेक्ट को कवर कर पाओगे। और हां, प्रॉमिस करना होगा कि आपको इस सब्जेक्ट को, मतलब इस क्लास को पढ़ने के बाद मेरी सब्जेक्ट में आपको पर्टिकुलर टाइम देना ही होगा। आप इस सब्जेक्ट को जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों मैं अब इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करता हूं। क्यों ना हम इस सब्जेक्ट की अब अच्छे से स्टार्ट करें। हाँ दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और आज से ही आपको मेरे साथ रहना है। हर क्लास आपको बराबर अटेंड करनी है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जैसे मैं आपको पहले इंट्रो में बता चुका हूं कि अलग अलग इंट्रोडक्शन, अलग अलग एस्टिमेटिंग होते हैं। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग बिल्डिंग से ही करें। बिल्डिंग एस्टिमेटिंग, आप लोग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के अंदर बिल्डिंग एस्टिमेट में आप सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग एस्टिमेट में क्या करते हो, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो। अरे बिल्डिंग के बारे में नहीं जानोगे तब तक कैसे समझोगे। आप लोगों को रटना नहीं है, समझना है कि एस्टिमेट होता क्या है, बिल्डिंग क्या होती है। पहले तो बिल्डिंग को समझो। बिल्डिंग एस्टिमेट से पहले बिल्डिंग सपोज करो, बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम फाउंडेशन तैयार करते हैं। फाउंडेशन वो पार्ट जो हमारे सुपर स्ट्रक्चर का लोड लेता है। फाउंडेशन ग्राउंड लेवल सबको पता है, बिल्कुल। इस लेवल पे जो हम बनाएंगे नीचे स्ट्रक्चर, जो सब बेस बनाएंगे, वो फाउंडेशन होगा। दैट मीन सपोज करो मैं बिल्डिंग दोस्तों, मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि बिल्डिंग एस्टिमेट समझने के लिए पहले बिल्डिंग को समझना जरूरी है। अब बिल्डिंग समझने के लिए आपको पहले बिल्डिंग के पार्ट समझना जरूरी है कि बिल्डिंग होती क्या है। तो दोस्तों मैं आपको वही बता रहा हूं, ग्राउंड लेवल हमें, क्योंकि सपोज आप फील्ड में भी जाओगे तो आपको ग्राउंड लेवल ही मिलता है। आपको सबसे पहले बिल्डिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, फाउंडेशन। आप फाउंडेशन को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा। आप एक चीज समझ जाना दोस्तों, फाउंडेशन बेस होता है किसी भी स्ट्रक्चर का। फाउंडेशन बेस होता है किसी भी स्ट्रक्चर का। तो यहां पर मैं आपको बिल्डिंग ऑफ एस्टिमेट में बिल्डिंग्स के पार्ट्स बताऊंगा ताकि आप बिल्डिंग के बारे में अच्छे से समझ जाओ। दैट मीन्स आप इसकी एस्टिमेटिंग अच्छे से कर पाओगे। जब तक आप नहीं समझोगे कि बिल्डिंग में फाउंडेशन क्या होती है, वॉल क्या होती है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप इसकी एस्टिमेटिंग कर कैसे पाओगे। तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहले अर्थवर्क का काम होता है। अर्थवर्क मीन्स जो ग्राउंड होता है, जो लेवल होती है, जो हमें जमीन हमारे सामने होती है या जो भी हमारे सामने फील्ड होता है, वहां पे जो भी हम कटिंग करते हैं या जो भी मिट्टी खोदते हैं उसे अर्थवर्क बोलते हैं। ठीक है। अब इस अर्थवर्क में क्या करते हैं, हम हमारी फाउंडेशन बनाने के लिए जो मिट्टी होती है उसे निकाल देते हैं और जो हमारे पास फ्री सरफेस या खाली जगह जो मिलती है वहां पे हम हमारा फाउंडेशन का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने के लिए हमें जो हमारी नीचे की सरफेस होती है उसको, उस खाली जगह को कंक्रीट से भरना रहता है। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है कंक्रीट ब्लॉक। ये सबसे पहली स्टेप होती है जो नॉर्मली बनी होती है। दैट मीन्स इसके बाद सेकंड फुटिंग बनती है, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन प्लिंथ। मैं यहां तक आ गया। अब यहां तक आप एक बार ढंग से समझ लीजिए। ये जो एरिया है मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर तक लिया है। मैं एक एक चीज दोबारा समझाता हूं आप लोगों को। ये जो
ये जो सबसे पहला जो पार्ट था कंक्रीट ब्लॉक, ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है। ये इसके बाद हमें ब्रिक वर्क स्टार्ट करना होता है, जो हमारी फुटिंग्स कहलाती है। ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क कुछ भी हो सकता है। फाउंडेशन में जनरली स्टोन वर्क ही यूज होता है, पर जनरली हम यहाँ पे ब्रिक वर्क के नाम से बोलेंगे। ये ब्रिक वर्क मीन्स जो चिनाई होती है ब्रिक्स की, नीचे फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। ये होती है हमारी फर्स्ट फुटिंग। ठीक है दोस्तों, कंक्रीट ब्लॉक के जस्ट ऊपर वाली दूसरी होती है सेकेंड फुटिंग, देन थर्ड फुटिंग, और ये जो फाउंडेशन होती है ना दोस्तों, ये याद रखना, प्लिंथ लेवल के सेंटर से लास्ट तक कंक्रीट ब्लॉक तक 60 डिग्री पर बनी हुई होती है। हाँ, 60 डिग्री पर बनी हुई होती है। और इसके ऊपर जस्ट थर्ड फुटिंग के ऊपर ये होती है, जो मैं ग्राउंड लेवल के ऊपर तक ले आया। आपने देखा होगा इसकी हाइट यहां पर ग्राउंड से ऊपर तक आ गई। अब इसकी हाइट ग्राउंड से ऊपर तक आने का मतलब आप समझ रहे हो, इसकी हाइट दे दी मैंने, अब हम ग्राउंड से ऊपर तक आ गए, और इसको बोलते हैं हम प्लिंथ वॉल। हाँ दोस्तों, हिंदी में इसको अपन कुर्सी दीवार भी बोलते हैं। यह प्लिंथ वॉल क्या काम करता है, हमारा जो ऊपर स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को ग्राउंड से हाइट देगा। आप लोग इस स्ट्रक्चर को फाउंडेशन बोल सकते हैं। ये किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का फाउंडेशन होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे उतारो। ये जो फाउंडेशन मैंने आप लोगों के सामने बनाई, आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं। मैं इसके बारे में आप डिटेल से बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ पहले फाउंडेशन के बारे में, ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सको। जब तक आप फाउंडेशन के बारे में नहीं समझोगे, तब तक आप बिल्डिंग का बेसिक नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों, वही ग्राउंड लेवल पे सबसे पहले हम अर्थवर्क का काम स्टार्ट करते हैं। और आपने देखा होगा किसी भी वर्टिकल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए इंक्लाइंड या तिरछे मेंबर लगाए जाते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि ये वर्टिकल बना रहे और ये हमारा सपोर्ट मिल जाए। ये 60 डिग्री पर सपोर्ट दिया जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी बिल्डिंग को भी सपोर्ट दिया जाता है। और सपोर्ट जो मैंने पहले बता चुका हूं, पहले बोल चुका हूं, सपोर्ट कौन देती है, फाउंडेशन। फाउंडेशन सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक मीन्स आपको यहां पर समझाता हूं। कंक्रीट, सीमेंट, सैंड प्लस एग्रीगेट, मतलब सीमेंट, बजरी और गिट्टी, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, इनका जो मिक्सचर होता है वो कंक्रीट है। इस प्रिपेयर मिक्सचर को हम सबसे पहले यूज करते हैं। ओके, ये होता है हमारा कंक्रीट ब्लॉक। अब हमारे बिल्डिंग को जो फाउंडेशन सपोर्ट करती है, उस फाउंडेशन का भी एक डिजाइन होता है। जैसा मैं यहां से बता चुका हूं कि वर्टिकल मेंबर को सपोर्ट करने के लिए एक तिरछे मेंबर्स, या यूं कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कॉलम बनाने से पहले जो हम बार बनाते हैं या सरियों का जो मटेरियल यूज करते हैं, वहां पर इस तरह से बम्बूज या बल्लिया, इनको इस तरह से तिरछे मेंबर के रूप में यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर हम फाउंडेशन को ही इस डिजाइन में बना देंगे। सपोज 60 डिग्री डिजाइन में हमें इसको तैयार करना है, 60 डिग्री। तो अब मैं अगली स्टेप
और कम लेता हूं। और ये जो यहां से वर्क मेरा स्टार्ट होगा, ये होगा ब्रिक वर्क या मेसिनरी वर्क। मतलब मैं यहां से चिनाई स्टार्ट करूंगा। ब्रिक वर्क मींस ईंटों की चिनाई, या अगर पत्थर की चिनाई यूज करते हैं या स्टोन की यूज करते हैं तो उसे अपन स्टोन मेसिनरी भी बोल सकते हैं। और ये जो पार्ट होगा मेरा, ये होगा मेरा फर्स्ट फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग। इसके बाद और विड्थ कम करेंगे हम, और ये होगी मेरी सेकंड फुटिंग। इनकी विड्थ आप कम ज्यादा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इनकी जो डेप्थ है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं लाएंगे। आप इनकी जब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्टेप बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको इनकी डेप्थ भी बढ़ानी ही पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। आप विड्थ तो हो सकता है कि यहां पर आपने 90 mm यूज कर रखा है तो यहां पर आप 80 mm यूज कर लोगे या 70 mm यूज कर लोगे, लेकिन आप यहां पर जैसे जैसे इसकी स्टेप वाइज ऊपर बढ़ते जाओगे, तो सपोज करो ये 30 सेंटीमीटर है, ओके, सॉरी ये 30 mm, देन ये 20 mm, ये 10 mm। इस तरह से इनकी डेप्थ कम ज्यादा करते चलिए। अब इसके ऊपर हम इस तरह से मेसनरी करते हुए एक स्ट्रक्चर होता है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर तक जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है प्लिंथ वॉल, ये हमारी बिल्डिंग को या हमारी सुपर स्ट्रक्चर को, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, जो अब ऊपर जिसे हम बिल्डिंग का पार्ट बोलते हैं, जो हमें जनरली दिखता है, वो उसको सपोर्ट करता है। और वो क्या करता है, प्लिंथ वॉल इस ऐसे स्ट्रक्चर को हाइट देने का काम करता है। अगर यह प्लिंथ वॉल ना हो तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। सपोज बारिश का पानी, अगर घर आपका ग्राउंड लेवल से नीचे आ रहा है, आपके दरवाजे ग्राउंड लेवल के नीचे हैं, तो पानी अंदर नहीं घुसेगा, घरों में घुस जाएगा, बिल्कुल बाहर की गंदगी अंदर आएगी। आप जो ड्रेनेज या सैनिटरी का जो पानी होगा, जो आपका बाथ का लेट का पानी है, वो भी आपको क्या है, बाहर निकालना है, तो आपकी हाइट से नीचे जाएगा पानी। आप अगर आपके घर की हाइट नीचे रखते हो ग्राउंड लेवल से, तो बाहर का पानी अंदर आ जाएगा। तो इसलिए प्लिंथ वॉल की हाइट दी जाती है। अब प्लिंथ वॉल के ऊपर, ये तो हो गया दोस्तों, मैं यहां तक तो आपको बता रहा था फाउंडेशन। ठीक है, अब फाउंडेशन का एक पार्ट और होता है जो जनरली डीपीसी होता है। डीपीसी नया नाम आया दोस्तों, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जहां जहां पे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बोल के बताऊं, आप लोग उसे नोट कर लेना। डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। मिनिमम डेप्थ, फिर कह रहा हूं मिनिमम, इसकी जो मिनिमम डेप्थ है अकॉर्डिंग टू डिजाइन 2.5 से 3 सेंटीमीटर यूज की जाती है। इससे कम इसकी डेप्थ यूज नहीं कर सकते। और हाँ दोस्तों, जब हम डिजाइन करते हैं और अर्थवर्क या कैलकुलेशन करते हैं, एस्टिमेटिंग करते हैं, तो हम इसकी जो डेप्थ होती है या इसकी जो हाइट होती है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो इतनी कम डेप्थ होती है इसको नेग्लेक्ट करना ही पड़ता है। अच्छा दोस्तों, डीपीसी जैसा कि मैंने बताया डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स करता क्या है, हमारी जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में बारिश के दिनों में या
आसपास में टैंकी वगैरह जो होते हैं, पानी का जो काम चलता है, इनके कारण सीलन आ जाती है। तो सीमनेस हमारी बिल्डिंग में नहीं आए, सीलिंग ना आए, इस चीज से बचने के लिए डीपीसी बनाई जाती है। डीपीसी क्या होती है? एक तरह से सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है जो 2.5 सेंटीमीटर मिनिमम थिकनेस होती है, और इसकी जो विड्थ होती है, वो जो प्लिंथ वॉल की विड्थ होगी उसके इक्वल ही होगी, ना उससे कम होगी ना ज्यादा होगी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लिंथ वॉल तो सब जगह बनाई जाती है, डीपीसी भी सब जगह बनाई जाती है क्या? तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डीपीसी सब जगह बनाई जाती है क्या? आपको बताना है नहीं। जहां पे हमारा डोर होता है उसके नीचे डीपीसी को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज यहां पर फ्लोर आ जाता है। इस जगह पर डीपीसी यूज नहीं करते हैं, डीपीसी यूज करते हैं सब जगह पर डोर पे यूज नहीं करते हैं। अच्छा, यहां तक फाउंडेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूं इसके आगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा? श्योर, चलो अच्छा है। मिटा दू इसे, चलो उतार लो आप लोग इसे, डन से उतार। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसे मिटा देता हूं, क्लीन कर देता हूं, बिकॉज अब हम फाउंडेशन से आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग एस्टीमेट में फाउंडेशन समझ ली तो बिल्डिंग समझ में आ गई। अच्छा, जिन्हें मेरी बात अभी तक नहीं समझ में आई हो उन्हें मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग कर देता हूं, जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा आप लोग। अर्थवर्क स्टार्ट करते हैं। अर्थवर्क में सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक, देन फिर ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं। यहां तक मैं बता चुका हूं आप लोगों को। यह पूरा पार्ट कहलाता है फाउंडेशन। अच्छा दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर। डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ये सीमलेस का जो घर में सीलन आती है उससे हमारे घर को सेव करता है, बचाता है। अब जिस तरह से स्टेप बढ़ती जा रही है उसी तरह से हम आगे हमारे स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। अब हम ब्रिक मेशिनरी का यूज करते हुए स्ट्रक्चर को ऊपर बढ़ाएंगे, मीन्स हमारी वॉल तैयार करेंगे। जनरली जो हमें दिखती है, जो सामने जो हमें बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखता है वही सुपर स्ट्रक्चर होता है। यहां से इस फाउंडेशन लेवल से, इस जगह से यहां तक का जो पार्ट था वो था फाउंडेशन। ये जो पार्ट ऊपर बना है, जो वॉल है, ये है हमारा सुपर स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, डीपीसी के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनता है, जो ब्रिक मेसनरी का काम होता है, वो कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर। हाँ, और इसकी जो विड्थ होती है
वो प्लिंथ वॉल से कम होती है। जैसा मैं स्टेप पे बताता आ रहा हूं कि इसकी स्टेप हम कम करते जाएंगे। सपोज करो ये अगर 40 mm है तो ये 30 mm है, या सपोज करो ये 40 सेंटीमीटर है तो ये 30 सेंटीमीटर है। कभी भी प्लिंथ वॉल से ज्यादा विड्थ, कभी भी प्लिंथ वॉल से ज्यादा विड्थ हम सुपर स्ट्रक्चर की नहीं रखते हैं। ये रूल होता है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। 45 डिग्री से 60 डिग्री तक ये रेशियो रखना पड़ता है आपको सपोर्ट के लिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, देन यहां से आप लोग क्या करते हो, इंटरनल पार्ट में अंदर सोइलिंग करा लेते हो, फिलिंग करा लेते हो, और यहां पे फर्श का यूज कर लेते हो या फ्लोर लगवा लेते हो। आप लोग यहां पर फ्लोर बनाने के बाद इंटरनल और आउटर प्लास्टर कराते हो वॉल पे। वैल्यूएशन में इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें नेग्लेक्ट कर देते हो। ये नेग्लेक्ट करने की बात नहीं है, आप लोगों को याद हो तो प्लास्टर का रेशियो होता है। प्लास्टर कैसे बनता है मैं आप लोगों को प्लास्टर के बारे में बताता हूं। प्लास्टर मिनिमम थिकनेस होती है वॉल की, मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल प्लास्टर। वॉल पर प्लास्टर की जो थिकनेस होती है मिनिमम होती है 12 mm, मिनिमम थिकनेस होती है। अब इसका जो रेशियो होता है, प्लास्टर कैसे बनता है आप लोग यहां समझिए, सीमेंट प्लस सैंड, इनका रेशियो, रेशियो से मीन्स क्या है, अगर मैं एक बैग सीमेंट लेता हूं तो मुझे 4 बैग सैंड लेना है या 5 बैग सैंड लेना है, तो इनको मिलाने के बाद, मिक्सचर करने के बाद जो रेशियो बनता है उससे प्लास्टर बनता है, या उससे जो मटेरियल तैयार होता है उससे हम प्लास्टर तैयार करते हैं। तो इंटरनल अलग रेशियो चाहिए, आउटर अलग रेशियो चाहिए, याद रखना बिल्डिंग में। क्योंकि आपको पता है बाहर का जो माहौल होता है, हम सोचते हैं बाहर ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाहर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाहर क्या होती है, हवा भी आती है, धूप भी पड़ती है, बारिश भी पड़ती है, बाहर पॉल्यूशन भी होता है, तो बाहर ज्यादा आवश्यकता होती है, बाहर अच्छा रेशियो रखने की जरूरत है। तो 1:4 सीमेंट और सैंड, इस रेशियो से जो प्लास्टर बनेगा या जो मोटार बनेगा, जो मसाला बनेगा, उसे हम आउटर साइड पे यूज करेंगे, और इनर साइड पे 1:6 सीमेंट और सैंड। याद रखना दोस्तों, दोनों का रेशियो अलग अलग होता है। ठीक है, ये हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप समझने का फंडा है। अब मेरी पहली क्लास में आप लोगों को यही तक ही बताया जाऊंगा, आप नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बिल्डिंग्स के बारे में समझेंगे। आप लोग मेरी हर क्लास अटेंड करा, अटेंड करने से आप लोगों को हर क्लास में एक एस्टिमेटिंग की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।